जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। जिस तरह बरसात जब आती है तब मेंढक टर टर करने आ जाते हैं, वैसे ही जब चुनाव आते हैं तो नेता भी समाचार पत्रों में और पब्लिक के बीच में नेतागिरी करने आ जाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप भी उसी कैटेगरी में आ रही है। इतने दिनों तक झारखंड में बाप पार्टी कोई न तो आंदोलन में थी और न ही कोई संगठनिक कार्य लोगों के बीच में इन्होंने किया। जैसे ही चुनाव की तिथियां सामने आने लगी तो कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता जिनके दिमाग में नेतागिरी का कीड़ा पनप रहा था, वे लोग पार्टी में टिकट मिलने की आस में भारत आदिवासी पार्टी की ओर भागे। और इस समय में कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी को ढोते नजर आ रहे हैं। जहां तक भारत आदिवासी पार्टी की बात है तो राजस्थान में 2011 की जनगणना में 99% आदिवासियों ने अपने को हिंदू दर्ज किया। आप इस बात को समझिए कि जहां आदिवासी अपने को हिंदू समझते हैं और वहां पर कोई यदि आदिवासी रीति रिवाजों की बात उठाए तो दिल को सुकून मिलता है। यही बात भारत आदिवासी पार्टी के साथ भी लागू होती है। वहां आदिवासी समाज अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं से बहुत दूर चला गया। वैसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह अपने आदिवासियत को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान चलाता है और उस अभियान में राजनीति भी एक माध्यम बनता है और उसका कुछ सफलता रिजल्ट के रूप में भी हम लोग देखते हैं। लेकिन झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति राजस्थान जैसे नहीं है। यहाँ के आदिवासियों ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विरासतों को संभाल के रखा है और सभी आदिवासी समाज की अपनी सामाजिक व्यवस्था भी कमोवेश जिंदा है। जो मुद्दे राजस्थान में लोगों को आकर्षित करते हैं वह मुद्दे जरूरी नहीं कि झारखंड में भी लोग स्वीकार करेंगे। वहाँ सभी लोग धर्म कोड के लिए जब बात होती है तो वे लोग या तो आदिवासी धर्म कोड की बात करते हैं या भील लिखने की बात करते हैं। राजस्थान के आदिवासियों के लिए ये दोनों स्थितियाँ हिंदू लिखने से तो बेहतर ही है। लेकिन झारखंड सरना आदिवासियों की जगह है और यहाँ के आदिवासी अपने सांस्कृतिक गतिविधियों को हिंदू कर्म कांडों से भिन्न प्राकृतिक तरीके से संपन्न करते हैं। यहाँ जल, जंगल और ज़मीन को आदिवासी अपनी विरासत समझते हैं और उसके निमित्त अपने इलाके को संरक्षित रखने की सोच रखते हैं। प्रत्येक राज्य में इसी तरह आदिवासियों की संस्कृतियाँ अलग अलग परिस्थितियों से प्रभावित रहती है, जो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। अब यदि चुनाव के ऐन वक्त पर बाप पार्टी झारखंड में अपनी गतिविधियों को तेज़ करती है तो आज के समय में इसे भी भाजपा की ए, बी या सी पार्टी ही माना जाएगा। भाजपा का अपना वोट बैंक फिक्स है। बाकी जो भी वोट 70% के अराउंड में बचा है उससे जितना बांटा जाएगा उतना ही भाजपा को फ़ायदा होगा और हो सकता है बाप के उम्मीदवारों को भाजपा ही फाइनेंस करे, क्योंकि 70% वोट जितना बटेगा उतना ही भाजपा को फ़ायदा होगा। इसीलिए झारखंड के आदिवासियों को यह भी ध्यान देना होगा कि क्या सही में बाप पार्टी भी भाजपा की सपोर्ट के लिए ही तो चुनाव में ऐन वक्त पे नहीं आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उस पार्टी ने जनता के सामने बरसों लड़ाई लड़ी और आज उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के साहूकारों के खिलाफ लड़ाई से उपजी पार्टी है। इसके रगों में भी जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई निहित है। समय समय पर नेतृत्व बदलता है और विचारधारा भी बदलती है, लेकिन मूल विचारधारा नहीं बदलती है। इस समय पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की सत्ता संभालने के लिए पूरे 5 साल मिले। इस 5 साल में हो सकता है बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जो उन्होंने चुनाव के वक्त किए थे पूरे नहीं हुए होंगे। इसको समझने के लिए मैं भाजपा का उदाहरण देना चाहता हूँ। देश की राजनीति में भाजपा अधिकतर समय में विपक्ष में रही है, इसीलिए जनता की आवाज़ उठाने का उसको काफ़ी अनुभव है। जनता की आवाज़ उठाने के उसी हुनर को इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने इस्तेमाल किया और यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में योगदान दिया। 2014 का जब इलेक्शन हो रहा था उस समय भी भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि सत्ता आएगी। वह अपने उसी माहौल में पब्लिक के बीच में पहुंची जैसे वह अक्सर विपक्ष में रहती है, जनता की आवाज़ के रूप में। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात, किसानों की आय दुगुनी करने की बात आदि कई सारे वायदे उन्होंने कर डाले। और जब वे सत्ता में आए
तब ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वे सत्ता संभालेंगे या वायदे पूरा करेंगे। और जनता को क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, जुमला, झूठ, डर और नफरत। इस संबंध में नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम तो इतने दिनों से विपक्ष में थे, इसलिए जनता की आवाज़ बनने के लिए और इस सोच के साथ कि बैठना तो विपक्ष में ही है, इसलिए बहुत कुछ अनाप शनाप दावे हमने कर दिए थे जो वास्तव में व्यवहारिक तो थे नहीं। और जब हम सत्ता में आ गए तो सत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने का अनुभव भी विपक्ष से सीधे सत्ता में आने के कारण उस अनुकूल नहीं रहा जैसा विपक्ष में रहकर हम लोग हल्ला करते थे। उसी तरह की बात यहाँ पर भी हेमंत सोरेन के साथ बातें फिट होती है। 2019 से पहले झारखंड में सिर्फ भाजपा के 5 साल की सरकार स्थिर सरकार थी जो 2014 से 2019 तक चली। उसके पहले 15 सालों तक झारखंड में खुदरा में ही सरकार चली थी। पिछले 5 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसी तरह झारखंड सरकार को चलाया। जैसे बहुत दिन मेहनत करने के बाद व्यक्ति को सत्ता मिलती है तो पहले वह सुकून की सांस लेता है और फिर चुनाव का वक्त आता है तो वह काम करने लग जाता है। सत्ता मिलने के शुरुआती दिनों में हेमंत सोरेन भी आदिवासियों के लिए बहुत भरोसेमंद नहीं दिख रहे थे, लेकिन सत्ता संभालते संभालते उन्हें धीरे धीरे यह एहसास हो गया कि आदिवासी लोगों के लिए आरक्षित 28 सीट ही उनकी पार्टी की जान है। फिर उसके बाद उन्होंने आदिवासी हितों के संबंध में कई सारे निर्णय लेने के प्रयास किए। उसी में आदिवासियों की पहचान सरना कोड के लिए उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित कराया। यह देश के इतिहास में पहली बार है जब आदिवासियों के धार्मिक पहचान को मान्यता दी गई। अब इस धार्मिक मान्यता में 2 तरह की मान्यता संलिप्त है। एक तो जनगणना में दर्ज करने की, जिसे केंद्र सरकार स्तर पर की जानी है, और दूसरा राज्य स्तर में जो भी निबंधन होता है या खाता खतियान बनता है उसमें भी दर्ज करने की बात आती है। हेमंत सोरेन विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित तो किया, केंद्र सरकार को भी उस निमित्त पत्र लिखा, लेकिन झारखंड के खाता खतियानों में और यहाँ के जाति प्रमाण पत्र और अन्य इसी तरह के प्रमाण पत्र आदि में सरना को सही ढंग से लागू नहीं कर पाए। सरकार जब स्थिर नहीं होती है तो कई सारे काम लटकते हैं, और दूसरा जब पहली बार व्यक्ति ऐसे मुख्यमंत्री जैसे पदों में जाता है तो शुरुआत में तो उस काम को उसे समझना पड़ता है। आदिवासी समाज में यह बात भी आई कि हेमंत सोरेन को आरएसएस लॉबी के ब्यूरोक्रेट लोगों ने घेर रखा है, जिस कारण कई सारे आदिवासी हितों के फैसले नहीं लिए जा पा रहे हैं। धीरे धीरे हेमंत सोरेन ने उस लॉबी से बाहर निकलना शुरू किया और झारखंड के ब्यूरोक्रेट लोगों को अपने पदों पर रखना शुरू किया। इन सब प्रक्रियाओं में समय कैसे निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता। हेमंत सोरेन के इतने सालों में ऐसा कोई काम नहीं दिखा जो आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन को पूंजीपतियों के लिए लूटा या आदिवासियों को विस्थापित करके दूसरे जगहों पर पुनर्वास किया जा रहा हो। जबकि भाजपा के शासन में हमने 60 से ज़्यादा एमओयू को आदिवासी इलाकों के ज़मीनों पर भाजपा के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर करते हुए देखा है। हेमंत सोरेन के समय में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में उस तरह का संशोधन करने के प्रयास नहीं हुए जैसा संशोधन भाजपा के शासनकाल में रघुवर दास की सरकार ने किए थे। भाजपा के शासन में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करके सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को समाप्त कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे आदिवासियों के विस्थापन को वैध ठहराया जा सके। जबकि हेमंत सोरेन चाहते तो जो संशोधन भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भाजपा ने किए थे उसे रद्द कर सकते थे। मैं अपने पुराने वीडियो सब में कहा ही हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बौद्धिक लोगों की कमी है। आज यदि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे हैं जिनके पास बौद्धिक ताकत भी है, समय रहते यदि झामुमो अपनी बौद्धिक ताकत नहीं बढ़ाएगी तो आने वाले 5 साल के बाद अगले 20-25 सालों तक वह दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। जब झामुमो से आदिवासियों का संबंध टूट जाएगा तभी भारत आदिवासी पार्टी जैसे दूसरी पार्टियां झारखंड में अपना जगह बना पाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग भी भारत आदिवासी पार्टी में इस समय ज्वाइन कर रहे हैं वे सभी टिकट की लालसा में जुड़ रहे हैं, ना तो विचारधारा के लिए और ना ही संगठन को बनाने के लिए। किसी भी संगठन के लिए ज़रूरी है कि उसके कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति के जगहों तक पहुंच जाए। प्रत्येक विधानसभा में 250 से 450 तक बूथ है। इतने जगहों पर बूथ मेंबर की टीम खड़ा करना है 1 महीने से भी कम समय में संभव ही नहीं है। इसलिए मैं शुरुआत में ही कहा
कि इस समय बाप पार्टी के उदय भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने की एक कड़ी है। मैं व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बाप की गतिविधियों से जो आइडिया लोगों के बीच में आ रहा है वही बात आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। जिस दिन संगठन खड़ा हो जाएगा उस दिन आप डटकर मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन इस समय तो आदिवासी वोटों को बांटने के लिए ही चुनाव में उतर रहे हैं। यही साधारण सा विचार लोगों के मन में है। सामाजिक और जल जंगल जमीन के आंदोलनों में कई नेतृत्व निकलते हैं। आंदोलन जब भी होता है तो वह किसी खास क्षेत्र में होता है। वह खास क्षेत्र 5 गांव का भी हो सकता है, 50 गांव का भी हो सकता है या 100 गांव का भी हो सकता है, लेकिन उस नेतृत्व से 300 गांव के बूथों को प्रभावित करना यह दूसरी बात हो जाती है। इसीलिए हम सबको समझना पड़ेगा कि समय से पहले यदि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर बूथ स्तर में अपनी और पार्टी की विचारधारा को ये लोग रखते तो बात समझ में आती, लेकिन इस समय के लिए तो ऐसी स्थिति नहीं है। सिर्फ बरसाती मेंढक की हरकत ही लग रही है। बाकी जो है सो ये है। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।